आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ये चैप्टर एनसीईआरटी के नए सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और एनसीईआरटी की नई बुक क्यूरियोसिटी ए टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या होता है और जब हम हेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं तो किन किन डायमेंशंस को, किन किन पहलुओं को उस डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ किस तरह से फैलती हैं और हम इनके फैलाव को रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। हम इम्यूनिटी को समझने की कोशिश करेंगे, ये जानेंगे कि वैक्सीन्स का निर्माण किस तरह किया जाता है और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। हम उन हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को डिफाइन करता है कि हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब ये है कि WHO कहना चाहता है कि हेल्थ सिर्फ यही नहीं है कि हमारा शरीर स्वस्थ है, बल्कि यह भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा मन भी स्वस्थ है और हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं। एक हेल्दी पर्सन अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बेटर एडेप्ट कर सकता है, अपने काम को, अपने फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है और अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से मेंटेन कर सकता है। आयुर्वेदा कहता है कि जब हम बॉडी, माइंड और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर पाते हैं, तभी हम सही मायने में स्वास्थ्य को या हेल्थ को अचीव कर पाते हैं। बॉडी, माइंड और एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए आयुर्वेदा कहता है कि हमें अपनी दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन्स को और ऋतुचर्या यानी कि सीजनल रूटीन्स को रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। दिनचर्या का मतलब यह है कि हम सुबह जल्दी उठें, रोज़ एक्सरसाइज करें, समय पर खाना खाएं, समय पर सोएं। और ऋतुचर्या का यानी कि सीजनल रूटीन का मतलब यह है कि हम जैसे गर्मी के मौसम में पानी ज़्यादा पिएं और हल्का खाना खाएं और सर्दी के समय में गर्म खाना खाएं और ज़्यादा कपड़े पहनें। तो अपनी दिनचर्या को और अपनी ऋतुचर्या को रिलीजियसली फॉलो करके हम बॉडी, माइंड और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। हेल्थ को अटेन करने के लिए आयुर्वेदा रिकमेंड करता है कि हम योगा का, मेडिटेशन का और माइंडफुलनेस जैसे साधनों का उपयोग करें। योगा करने से हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से हमारा मन स्वस्थ रहता है। तो इस तरह से हम एक ओवरऑल वेलबींग को अचीव कर पाते हैं। अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके हम हेल्दी रह सकते हैं। तो हेल्दी रहने की दिशा में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम डेली एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करें। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि हमारे फूड में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। इसके अलावा हेल्दी रहने के लिए पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन में कुछ बातें आती हैं जैसे कि डेली ब्रश करना, नहाना, अपने नेल्स को ट्रिम रखना, साफ़ कपड़े पहनना और खाना खाने से पहले हाथ धोना आदि। इसके अलावा रेगुलरली एक्सरसाइज करना और सफिशेंट अमाउंट में सोना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी 8 घंटे की नींद कंप्लीट करता है तो अगले दिन वो अपने काम को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाता है। इसके अलावा हमें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, इससे हमारा माइंड हेल्दी होता है और लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। साथ ही साथ कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि टोबैको और स्मोकिंग, इनको अवॉइड करना चाहिए, इनको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका हमारे हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हम अपनी हैबिट्स को डिपेंडिंग अपॉन कि वो हमारे हेल्थ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, इनको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ को हम गुड हैबिट्स कहते हैं। ये वो हैबिट्स होती हैं जो हमारे हेल्थ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना और बैलेंस डाइट कंज्यूम करना। इसके अलावा कुछ ऐसी भी हैबिट्स होती हैं जो हमारे हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। इन हैबिट्स को हम बैड हैबिट्स की तरह
क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें कुछ हैबिट्स शामिल हैं, जैसे कि जंक फूड कंज्यूम करना, रात को देर से सोना और नींद पूरी न करना, बहुत सारा समय स्क्रीन पर स्पेंड करना जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप, और अपनी मील्स को अवॉइड करना। इनसे हमारे हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हेल्दी रहने के लिए जितना ज़रूरी बैलेंस डाइट को कंज्यूम करना, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना और हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को फॉलो करना होता है, उतना ही ज़रूरी यह भी है कि हम अपनी सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। ऐसा करके हम बहुत तरह के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर पाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एयर एंड वाटर पोल्यूशन से बहुत तरह की रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो हमें अपनी एक्टिविटीज़ से कोशिश करनी चाहिए कि हम एयर एंड वाटर पोल्यूशन को मिनिमाइज़ कर सकें, और साथ ही हमें ओपन डेफिकेशन सिस्टम को डिस्करेज करना चाहिए। ओपन डेफिकेशन का मतलब होता है खुले में शौच करना। ऐसा करने से बहुत सारी बीमारियों के जर्म्स जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया, इनके जर्म्स एयर, वाटर और सॉइल के थ्रू पूरी कम्युनिटी में फैल जाते हैं और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी यह है कि हम क्लोज्ड टॉयलेट्स का यूज़ करें। ऐसा करने से हम इन बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक वे में फंक्शन करती है, और हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स एफिशिएंटली वर्क करते हैं। लेकिन किसी भी कारण से यदि हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स ठीक से काम करना बंद कर देते हैं तो हम अनवेल हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी कुछ इंडिकेटर्स के द्वारा हमें यह बताती है कि बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनको कि केवल पेशेंट ही फील कर सकता है, जैसे कि हेडेक, फटीग, वॉमिटिंग की फीलिंग एट्सेट्रा। ऐसे इंडिकेटर्स को हम सिम्टम्स कहते हैं। इसके अलावा बॉडी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी देती है, ऐसे सिग्नल्स भी देती है जिनको कि एक डॉक्टर मेजर कर सकते हैं या देख सकते हैं, जैसे कि फीवर, इसको डॉक्टर थर्मोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं, स्किन पर होने वाले रैश, स्वेलिंग एट्सेट्रा। ऐसे इंडिकेटर्स जिनको कि एक डॉक्टर मेजर कर सकते हैं या देख सकते हैं, इनको हम साइंस कहते हैं। इन दोनों ही तरह के इंडिकेटर्स को, यानी कि सिम्टम्स को और साइंस को यूज़ करके एक डॉक्टर डायग्नोस करता है कि पेशेंट को क्या बीमारी हुई है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिजीज़ क्या होता है। कोई भी कंडीशन जो कि हमारी बॉडी या माइंड की नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करे उसे हम डिजीज़ कहते हैं। ह्यूमंस में होने वाले डिजीज़ को दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ये वो बीमारियां होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कॉमन कोल्ड, फ्लू, मलेरिया एट्सेट्रा। इसके विपरीत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, और इसके एग्जांपल्स हैं डायबिटीज़, कैंसर, गोइटर एट्सेट्रा। कुछ बीमारियां हमारे शरीर में थोड़े समय के लिए रहती हैं और फिर ठीक हो जाती हैं। इनको हम शॉर्ट टर्म डिजीज़ कहते हैं। इसके विपरीत कुछ बीमारियां हमारे शरीर में काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं और इन्हें कंटिन्यूस केयर की ज़रूरत होती है। ऐसी बीमारियों को हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। लंबे समय से मेरा मतलब यह है कि 3 महीने या उससे ज़्यादा। तो कोई भी बीमारी जब 3 महीने या उससे ज़्यादा हमारे शरीर में रहती है तो उन बीमारियों को हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि कम्युनिकेबल डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। ये पैथोजेंस यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉज की जाती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा। इसके अलावा ये वॉर्म्स के द्वारा भी कॉज की जाती हैं। अगर हम इनके फैलने के तरीके के बारे में बात करें तो ये हवा के थ्रू फैलती हैं। जब कोई अनहेल्दी पर्सन छींकता है या खांसता है तो वो हवा में कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स रिलीज़ करता है। इन वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर पैथोजेंस होते हैं, यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जब कोई हेल्दी व्यक्ति ऐसी हवा में सांस लेता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके सांस के रास्ते से उसके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज़ कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू भी फैलता है। ये एक
अनहेल्दी पर्सन और दूसरे हेल्दी पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे कि हैंड शेकिंग की वजह से भी फैल सकता है। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनको हम कैरियर्स भी कहते हैं या वेक्टर्स भी कहते हैं। ये इंसेक्ट्स कम्युनिकेबल डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाते हैं। जैसे कि फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो, ये क्या करती है कि मलेरिया कॉज करने वाले प्रोटोजोआ को जिसका नाम प्लाज्मोडियम होता है, उसको एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर देती है अपने काटने के दौरान। तो इस वजह से हेल्दी पर्सन में भी मलेरिया हो जाता है। इसी तरह से डेंगू का वायरस, एक मॉस्किटो होता है जिसको हम फीमेल एडीज़ मॉस्किटो कहते हैं। ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डेंगू के वायरस को ट्रांसफ़र कर देती है अपने काटने के दौरान। इस वजह से हेल्दी पर्सन को भी डेंगू हो जाता है। इसी तरह से हाउस फ्लाई भी एक कैरियर का काम करती है, और जब कोई हाउस फ्लाई किसी एनिमल एक्सक्रीटा पर बैठती है तो उसके बॉडी पार्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टिक हो जाते हैं। और जब यही हाउस फ्लाई किसी फूड आइटम पर बैठती है तो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि पैथोजेंस उस फूड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ऐसे फूड को हम कंटेमिनेटेड फूड बोलते हैं। जब कोई हेल्दी पर्सन इसको कंज्यूम करता है तो वो बीमार हो जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं टीबी, फ्लू, कोलरा, मलेरिया, डेंगू एट्सेट्रा। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम फैलने से रोक सकते हैं यदि हम कुछ रूल्स को फॉलो करें। जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के फैलने को रोकने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है कि हम डेली ब्रश करें, नहाएं, अपने नेल्स को ट्रिम रखें, साफ़ कपड़े पहनें और खाना खाने से पहले हाथ धोएं एट्सेट्रा बातें। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि हम अपने पर्सनल आइटम्स को, जैसे कि ब्रशेज़ या टॉवल्स को, किसी दूसरे पर्सन से शेयर ना करें। रेगुलरली हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम ये इंश्योर करें कि हम हमेशा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम वैक्सीन्स के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हमें वैक्सीनेशन लेना भी ज़रूरी होता है। और जब हम क्राउडेड एरियाज़ में जाएं तो इंश्योर करें कि हम मास्क्स का इस्तेमाल करके अपने माउथ को और नोज़ को कवर करें। तो इन चीज़ों को, इन हैबिट्स को फॉलो करके हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के स्प्रेड को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। इनका डायरेक्ट लिंक हमारी लाइफस्टाइल से, हमारी हैबिट से या किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है, या हमारे एनवायरनमेंट से भी होता है। इसके एग्जांपल्स हैं डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, एस्थमा, एनीमिया एट्सेट्रा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में से कुछ डिजीज़ डायरेक्टली हमारी लाइफस्टाइल से लिंक्ड होती हैं, यानी कि हमारी पुअर लाइफस्टाइल की वजह से कॉज होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर एट्सेट्रा। ये बीमारियां क्योंकि हमारे शरीर में लंबे समय तक रहती हैं, इसलिए हम इनको क्रोनिक डिजीज़ भी कहते हैं। और कुछ नियमों का पालन करके हम इन डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलरली एक्सरसाइज करना, बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम करना, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए जाना। तो इन हैबिट्स को फॉलो करके हम यानी कि इन हैबिट्स को फॉलो करके हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं, और ऐसा करके हम लाइफस्टाइल डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, डॉक्टर कमल रानादेव और डॉक्टर महाराज किशन भान। डॉक्टर कमल रानादेव एक बायोमेडिकल रिसर्चर थीं। इन्होंने स्टडी किया कि कैसे हार्मोन्स और कुछ वायरसेस कैंसर से लिंक्ड होते हैं। उनकी इस स्टडी से कैंसर के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के मेथड्स में सुधार हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपनी स्टडी से यह भी शो किया कि कैसे टोबैको, पुअर डाइट और पोल्यूशन कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं, इसलिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए। इसके विपरीत डॉक्टर एम के भान एक पेडियाट्रिशियन थे, यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस रोटा वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल हम बच्चों में होने वाले डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं।
अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीन्स क्या होते हैं और हम वैक्सीन्स का निर्माण किस तरह से करते हैं। तो जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। यह इम्यून सिस्टम इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहचान लेता है और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, और ये एंटीबॉडीज़ ही इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके ये इंश्योर करती हैं कि हमारी हमारी बॉडी स्वस्थ रहे। बॉडी की इसी एबिलिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इसके विपरीत वैक्सीन्स का काम होता है कि वो हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोएक्टिवली ट्रेन करे कि वो कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना सीख जाएं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना सीख जाएं। हम वैक्सीन्स में क्या करते हैं कि कुछ डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ये डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने कैपेबल नहीं होते कि शरीर में बीमारी को उत्पन्न कर सके, लेकिन इसी बहाने हमारा इम्यून सिस्टम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहचानना और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाकर उनको किल करना सीख जाता है, जिससे कि फ्यूचर में भी अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी पर अटैक करेंगे तो हमारी बॉडी के पास एक ऑलरेडी रेडी सिस्टम मौजूद होगा जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ सके। अब यहाँ पर यह बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन्स का काम डिजीज़ को प्रिवेंट करना होता है, ना कि क्योर करना। प्रिवेंट करने का मतलब ये होता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना ताकि बीमारी पैदा ही ना हो सके। इसके विपरीत क्योर करने का मतलब होता है कि जब कोई बीमारी एक बार हो जाती है, तब उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके उसको ठीक करने को हम क्योर बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन्स की डिस्कवरी के बारे में। तो सबसे पहला वैक्सीन डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जो कि एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने साल 1796 में इन्वेंट किया था। ये वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के खिलाफ थी। उस दौर में स्मॉल पॉक्स की बीमारी काफ़ी फैली हुई थी। ये एक डेडली बीमारी थी जिससे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। उसी समय पर काउज़ में काऊ पॉक्स नाम की एक बीमारी फैली हुई थी, और जो ह्यूमंस काउज़ के कांटेक्ट में आते थे उन ह्यूमंस में भी काउपॉक्स बीमारी हो जाया करती थी। तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो मिल्कमेड्स जो कि काउज़ के कांटेक्ट में आने की वजह से काउपॉक्स डेवलप कर लेते हैं, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो इस ऑब्जर्वेशन से डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने कंक्लूड किया कि काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स को कॉज करने वाले वायरसेस किसी न किसी तरह से आपस में इंटर रिलेटेड हैं। एक बार डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स के ब्लिस्टर में से लिक्विड मटेरियल निकाल करके उसे एक बच्चे में इंजेक्ट कर दिया, और बाद में ये ऑब्ज़र्व किया कि इस बच्चे को कभी भी स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं हुई। तो इस ऑब्ज़र्वेशन से डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने कंक्लूड किया कि हम काउपॉक्स सैप का इस्तेमाल करके वैक्सीन्स बना सकते हैं और इस वैक्सीन से हम स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर सकते हैं। मॉडर्न वैक्सीन्स डेवलप होने के बहुत साल पहले इंडिया में स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था जिसको वेरियोलेशन कहते थे। इस टेक्निक में क्या करते थे कि एक ऐसे पर्सन से जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ है उसके घाव में से लिक्विड मटेरियल निकाल करके किसी दूसरे हेल्दी पर्सन की स्किन को स्क्रैच करके उसमें ये लिक्विड मटेरियल डाल देते थे। ऐसा करने से वो हेल्दी पर्सन एक माइल्ड इन्फेक्शन डेवलप करता था, जिससे कि उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्मॉल पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना सीख जाता था और वो पर्सन स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट नहीं हो पाता था। लेकिन ऐसा करने से कई बार यह भी होता था कि उस हेल्दी पर्सन में काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन हो जाए और उसकी डेथ भी हो जाती थी। जो प्रैक्टिशनर्स इस वेरियोलेशन टेक्निक को अप्लाई करते थे उनको टीकेदार्स कहा जाता था। इंडिया एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है और कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इंडिया ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड प्रोड्यूस करके ग्लोबली सप्लाई किया था।
अब हम एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीबायोटिक्स उन मेडिसिन को कहते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को या तो किल कर देते हैं या उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही प्रिपेयर करते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही वर्क करते हैं, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरसेस, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा के अगेंस्ट वर्क नहीं करते। फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम पेनिसिलिन था, उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने साल 1928 में डिस्कवर किया था। इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नाम के एक फंगस से एक्सट्रैक्ट किया था। हालांकि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के बाद हम बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट करने में सक्षम हो गए और ऐसा करके हमने बहुत सारी लाइफ्स को भी सेव किया। लेकिन आज के समय में एंटीबायोटिक्स के मिसयूज़ की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जिन बैक्टीरिया को हम पहले एंटीबायोटिक्स की हेल्प से किल कर देते थे, आज उन्हें किल करना मुश्किल हो गया है और उनके द्वारा कॉज की गई डिजीज़ को ट्रीट करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम एंटीबायोटिक्स का वाइसली यूज़ करें। इसका मतलब यह है कि हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तभी करें जब एक डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करे और डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए सही डोसेज और ड्यूरेशन को फॉलो करें। तो इस चैप्टर में हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा, हेल्थ के डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया। हमने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को डिस्कस किया। हमने यह समझा कि किस तरह से इम्यूनिटी और वैक्सीन्स हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा, यह जाना कि एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही वर्क करते हैं। हमने यह भी समझा कि किस तरह से हेल्दी हैबिट्स और डिजीज़ प्रिवेंशन हमें लंबे समय तक हेल्दी रहने में हमारी हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच।